क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अब मध्यम क्रियाशील धातु देखो यहाँ पर कौन कौन सी है? आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। अब ये हमको धातुएं क्या मिलती है? सल्फाइड स्वरूप में। कौन से स्वरूप में? सल्फाइड स्वरूप अथवा कार्बोनेट स्वरूप में। कौन से स्वरूप में? कार्बोनेट स्वरूप अथवा ऑक्साइड स्वरूप में प्राप्त होती है। कौन से स्वरूप में प्राप्त होती है? ऑक्साइड स्वरूप में। तो याद रखने का, मध्यम क्रियाशील धातुएं हमें जमीन में से सल्फाइड, कार्बोनेट अथवा ऑक्साइड स्वरूप में प्राप्त होती है। अगर हमको मध्यम क्रियाशील धातु सल्फाइड स्वरूप में मिल रही है, कौन से स्वरूप में? सल्फाइड, यानी सल्फाइड युक्त क्या है? अयस्क। तो हम उसका भर्जन करते हैं। क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। क्या करते हैं उसका? और भर्जन करके धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हमको मध्यम क्रियाशील धातु कार्बोनेट स्वरूप में मिल रही है, कौन से स्वरूप में? कार्बोनेट स्वरूप में मिल रही है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसका निस्तापन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और निस्तापन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? धातु का ऑक्साइड। धातु का क्या मिलता है? ऑक्साइड। अब धातु का ऑक्साइड जो मिलता है उसका हम क्या करते हैं? अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन करने के बाद क्या होता है कि उसमें से धातु में से ऑक्सीजन क्या हो जाता है? दूर आगे में, और हमें क्या मिलती है? धातु। क्या मिलती है? धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। ध्यान रखने का, मध्यम क्रियाशील धातुएं हमको सल्फाइड, कार्बोनेट अथवा ऑक्साइड स्वरूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। अगर सल्फाइड स्वरूप में हमको अयस्क है तो हम उसका भर्जन करेंगे और धातु को ऑक्साइड में क्या करेंगे? रूपांतरित। अगर कार्बोनेट स्वरूप में अयस्क है तो हम उसका निस्तापन करेंगे और निस्तापन करके धातु को ऑक्साइड में क्या करेंगे? रूपांतरित। और फिर उस धातु के ऑक्साइड का हम क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। और धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को क्या करेंगे? दूर। तो हमें धातु मिल जाती है। तो कैसे करेंगे? देखो इधर, अब देखो यहाँ पर सल्फाइड, पहले हमको क्या करना है? भर्जन। भर्जन कब करते हैं? जब सल्फाइड युक्त क्या हो? अयस्क। सल्फाइड युक्त क्या हो? अयस्क हो। तो सल्फाइड युक्त अयस्क को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है। धातु का ऑक्साइड में और वाष्पशील अशुद्धि यानी गैस स्वरूप में रही अशुद्धि क्या होती है? उसमें से दूर होती है। क्या होती है? दूर होती है। और इस पद्धति को भर्जन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है? दूर होती है। इस पद्धति को कौन सी विधि बोलते हैं? भर्जन विधि कहते हैं। देखो सल्फाइड युक्त अयस्क है यानी लेड सल्फाइड। देखो लेड किस में आ रहा है? तो मध्यम क्रियाशील में आ रहा है, Pb। अब इसको हम हवा में लंबे समय तक क्या करेंगे? गर्म। हवा में किसी चीज को गर्म करो, ऑक्सीजन से क्या करेगा? प्रक्रिया। लेड सल्फाइड बदल जाएगा लेड ऑक्साइड में और सल्फर ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाष्पशील क्या है? अशुद्धि। गैस स्वरूप में रही अशुद्धि है वातावरण में उड़कर अपने आप चली जाएगी। तो यहाँ पर धातु किस में बदल गया? ऑक्साइड में। किस में बदल गया? ऑक्साइड में। और इस पद्धति को बोलते हैं क्या? भर्जन विधि। क्या बोलते हैं? भर्जन विधि। क्या लिखने का? सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है? इस पद्धति को भर्जन विधि कहते हैं। अच्छा, भर्जन विधि की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि इसका बैलेंस हमेशा 23-22 से होता है।
किससे होता है? 23 22 से बैलेंस होता है। देखो Pb 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम 2, सल्फर 2 एकम 2, यहाँ पर भी सल्फर 2 एकम 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो कभी भी आपको बैलेंस अगर 23 22 दिखे और पूछे कौन सी पद्धति है, तुरंत ही लिखने का वर्जन विधि। कौन सी विधि? ZnS जिंक सल्फाइड हवा में लंबे समय तक क्या करूं? गरम, बनेगा जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वाष्पशील अशुद्धि है, उड़कर बाहर चली जाएगी। बैलेंस करेंगे तो 23 और 22। कौन सी पद्धति? 23 और 22। बोला गया सबको समझ में। लेकिन अगर हमको कार्बोनेट स्वरूप में अयस्क है, कौन से स्वरूप में है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट युक्त अयस्क को, कौन सी अयस्क को? तो उसको लंबे समय तक गर्म करने पर, लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में, धातु का ऑक्साइड में क्या होता है? रूपांतर होता है। धातु का ऑक्साइड में और वाष्पशील अशुद्धि, वाष्पशील क्या होती है? दूर होती है। वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है? और इस पद्धति को बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में कैल्सिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। कभी कैल्सिनेशन बोले किसे कहते हैं तो आपको याद रखने का, निस्तापन को ही कैल्सिनेशन बोलते हैं। लेकिन इसका उपयोग तब करते हैं जब कार्बोनेट स्वरूप में क्या हो? अयस्क में, और उसको हम लंबे समय तक क्या करेंगे? गरम, हवा में गरम करेंगे। ऐसा लिखने की जरूरत है? बंद पात्र में भी गरम कर सकते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट, मैं इसको खाली लंबे समय तक गरम करूं तो जिंक कार्बोनेट में से यहाँ से बंद टूटेगा, ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। इसने अपना एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बनेगा जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाष्पशील अशुद्धि है, उड़कर वातावरण में चली जाएगी। तो यहाँ पर धातु किसमें बदल गई? ऑक्साइड में। लेकिन ऐसा करने के लिए लंबे समय तक उसको क्या करना पड़ता है? गरम। और गरम करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गरम करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है? और इस पद्धति को निस्तापन कहते हैं। अब देखो, हमने भर्जन और निस्तापन किया तो हमको धातु का क्या मिल गया? ऑक्साइड। अब हमको उसका क्या करना है? अपचयन। क्या करना है? तो अपचयन करने के लिए क्या करेंगे?